हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ये एसपीडी का बुक है जो बिहार करंट अफेयर स्पेशल है। तो इसमें हमने एक पार्ट इसका अपलोड किया था और आप लोगों को बताया था कि इसका 2 पार्ट और आएगा, जिसमें कि हम हाफ पार्ट इसका करेंगे, जिसमें आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो हमारा कम्प्लीटली होगा ऑब्जेक्टिव का, जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इसमें हमने जो टॉपिक करवा दिए हैं उस टॉपिक का नाम आपको बता दूं। यहाँ 10 तक जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण था उसका मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है और यहाँ से अभी पार्ट 2 हमारा वीडियो स्टार्ट होगा, जो फाइनली इसमें हम मास्टर वीडियो होगा और यहाँ चर्चित स्थान तक हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक वीडियो और लेके आएंगे जो हमारा बिहार का वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो आप लोगों को इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पहले वीडियो का हम लिंक भी अपलोड कर देंगे इस डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो भी देख ले। और इसका पीडीएफ भी अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, इसका पीडीएफ भी हम अपलोड कर देंगे। और नया जो अभी 2022 का जो करंट अफेयर आने वाला है उसका भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और जनवरी का, फरवरी का, हर एक महीने का मैं मंथली करंट अफेयर अपलोड करती हूँ। साथ में इसके साथ बता दूँ कि जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक का एडुटेरिया का मैं करंट अफेयर का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। 1-2 वीडियो उसमें बचा हुआ है, फाइनली उसे भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके एक शेयर से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो बिहार का बजट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार के बजट से। बिहार के बजट, ये 2021-22 का बजट है, तो इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले यह जो है फरवरी 2021 को बिहार के उप मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं हमारे बिहार के जो वित्त मंत्री थे श्री ताराकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का 14वां बजट पेश किया था। कैवा बजट था ये? 14वां बजट था। और 2021-22 के बजट का कुल आयकर रहा है 2,18,302.70 करोड़ रुपये, जिसमें राज्य के विकास योजना मंद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे योजना मंद में दिया गया है कि, तो दिया हुआ है कि जिसमें राज्य के विकास योजना मंद में 1,518.86 करोड़ एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मंद में 1,17,783.800 करोड़ रुपए हैं। कितना है? 1,17,783.84 करोड़ रुपए। और वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल जो रहा है वो 21,176 इसमें रहा है 21,176.49 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। अगला है, 1 मिनट, हमें कुछ मिस लग रहा है इसमें, सॉरी, मुझे देखने में प्रॉब्लम हो गया था। यहाँ पे होगा कि 2,11,761.49 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था 2020-21 का। ठीक है, अब हमारा दिया हुआ है प्रतिबंध व्यय के अंतर्गत। तो वेतन में, पेंशन में ब्याज भुगतान में और लोग ऋण अदायगी में क्या क्या खर्च किया गया है ये प्रतिबंध व्यय के अंतर्गत, ये देखते हैं हम और बताते हैं कि आप लोगों को कितना किया गया है। तो वेतन की बात करें तो वेतन में दिया हुआ है 59,499.23 करोड़, पेंशन में है 21,817.15 करोड़, ब्याज भुगतान में 14,517.41 करोड़ और लोग ऋण अदायगी में है 9,094.43 करोड़। तो ये हमारा प्रतिबंध व्यय के अंतर्गत खर्च था। अब हम देखते हैं बजट के मुख्य बिंदु को। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 का कुल व्यय बजट अनुमान जो रहा है वो 2,18,302.70 करोड़ रुपए है वित्तीय वर्ष का। और जो वित्तीय वर्ष 2021 के बजट का अनुमान रहा है वो रहा है 6541.21 करोड़ रुपए से अधिक रहा है, इतना अधिक रहा है वित्तीय वर्ष से। अगला है हमारा सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25, आत्मनिर्भर बिहार को 7 निश्चय 2 2020 से 25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 4671 करोड़ रुपए को किया गया है। और वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व बे रहा है 1,77,071.39 करोड़ अनुमानित, जो वर्ष 2020 से 21 में
12,320.20 करोड़ अधिक रहा है। अगला है हमारा कि 2021 से 22 में अगर कुल पूंजीगत व्यय देखा जाए तो वह 41,231.31 करोड़ रुपए है, जो 2020-21 के बजट के अनुमान से 4710 करोड़ रुपए से 5778.99 करोड़ रुपए अधिक है। अगला है कुल राजस्व प्राप्ति। कुल राजस्व प्राप्तियां जो देखा गया है वो 1,86,267.29 करोड़ रुपए का है, जो 2020-21 से लेके 2340.30 करोड़ अधिक है। ये 2020-21 से। अगला है हमारा कि केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 2021-22 में 9,1180.60 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के अनुमान के बराबर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य को केंद्र सरकार के सहायक अनुदान के रूप में 54,531.21 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है और राजस्व बचत जो है वो 9195.95 करोड़, जीएसडीपी का परसेंटेज 1.21% है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का परसेंटेज बताएं तो 2.97% है और घाटा में देखें तो 22,510.78 करोड़ है। लोक ऋण अधिशेष ये जो है 2,14,000 एक मिनट सॉरी हाँ सही है। तो लोक ऋण अधिशेष जो है वो 2,14,066.71 करोड़ है और जीएसडीपी का परसेंटेज 26.61% है। अगला है पुनरीक्षित लोक ऋण अधिशेष, यह जो है 1,78,755.92 करोड़ है, परसेंटेज में 27.66% है। पूंजीगत परिपक्व जो है वो 3,78,008.02 करोड़ है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा 3% निर्धारित है। वित्तीय वर्ष के लिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में निव्वल ऋण अधिसीमा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5% किया गया है। आगे देखते हैं। अब हमारा है बिहार का वित्तीय वर्ष 2021-22 एक दृष्टि में मन दिया हुआ है और 2021-22 बजट अनुमान दिया है करोड़ रुपए में। तो सबसे पहले कुल प्राप्ति की बात करें तो कुल प्राप्तियां जो है वो 2,18,502.70 करोड़ है। राजस्व प्राप्ति है 1,86,267.29 करोड़। राजस्व के कर राजस्व जो है वो 35,050.00 है। राज्य के गैर कर राजस्व जो है वो 5505.47 करोड़ है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 91,180.60 करोड़ है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 54,531.21 करोड़ है। अगला है हमारा पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां में कुल की बात करें तो 32,235.41 है और उधारी में बात करें तो 31,805.21। ऋण की वसूली 430.20 है। कुल व्यय जो है वो और कुल व्यय जो है वो 2,18,302.70 करोड़ है। राजस्व व्यय में 1,77,071.39 है। पूंजीगत व्यय 41,231.31 है। राजस्व बचत जो है 91,195.90 करोड़ है। राजकोषीय घाटा देखा जाए तो राजकोषीय घाटा आपका दिया हुआ है 22,510.78 करोड़। अब है हमारा राज्य के कर राजस्व के विभिन्न स्रोत। तो वाणिज्य कर जो है वो 27,050.00 करोड़ रुपए हैं। स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क जो है वो 5,000 करोड़ रुपए हैं। परिवहन कर 2,500 रुपये कर हैं और भू राजस्व की बात करें तो 500 करोड़ रुपए हैं। कुल की बात करें तो 35,050.00 करोड़ रुपए हैं। अब है हमारा राज्य के मुख्य गैर कर राजस्व के विभिन्न स्रोत। तो झारखंड से सेवानिवृत्त कर्मियों को 310.50 करोड़ रुपए पेंशन मद में भुगतान की गई राशि का हिस्सा है और खनन में 2,450.00 करोड़ रुपया
सिंचाई में 50 करोड़ रुपया, ब्याज प्राप्ति में 2108.10 करोड़ रुपया और अन्य मदों में प्राप्तियां 586.85 करोड़ रुपया, कुल 5505.47 करोड़ रुपया है। अब हमारा है विभागवार बजट। तो सबसे पहले कृषि में कृषि विभाग की बजट जो है वो कृषि क्षेत्र को सर्वांगीण विकास के लिए 2017 से 2022 तक के लिए तीसरे कृषि रोड मैप को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें 1.54 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु गंगा नदी के किनारे 13 जिलों को मिलाकर एक जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। अगला है राज्य में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत मखाना विकास, सहजन क्षेत्र का विकास, शेड नेट में पान की खेती, बाग उत्थान कार्यक्रम योजना शुरू की गई है। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक में प्रशिक्षण के लिए किसान चौपाल, किसान मेला, किसान पाठशाला की व्यवस्था की गई है और कुल बजट जो इसका है कृषि विभाग का वो 3335.47 करोड़ का है। अब है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। इसमें पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से 84.2748 करोड़ रुपए की लागत से पूर्णिया में नया सीमेज स्टेशन स्थापित किया गया। कहाँ? पूर्णिया में नया सीमेज स्टेशन स्थापित किया गया। और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अधीन किशनगंज में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है किशनगंज में। और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में कुल बजट जो है वो 1561.72 करोड़ रुपए का है। परसेंटेज में 32.47% है। अब है जल संसाधन विभाग। जल संसाधन विभाग इसमें जल जीवन हरियाली मिशन के तहत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गंगा जल उद्वृत्त योजना जो 148.77 किलोमीटर के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है और इसका कुल बजट है 4074.38 करोड़ रुपए का। उसके बाद है पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग में सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के तहत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव निश्चय के अंतर्गत सभी गांवों में सोलर लाइट लगाए जाना प्रस्तावित है, जिसका बजट है 9544.93 करोड़ रुपए का। अगला है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। तो इसमें जो है टिकाऊ विकास के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु का संरक्षण एवं संवर्धन अनिवार्य है। कटिहार जिला के मनिहारी में गोगा बिल को राज्य का पहला समुदायी आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। गोगा बिल को राज्य का पहला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ? कटिहार जिला में। और बिहार का दूसरा चिड़ियाघर वर्ष 2021 तक अररिया जिले के रानीगंज ब्रिजबाटिका में खोला जाएगा। ये भी VVI है। रोहतास जिले में तुतला भवानी मंदिर के निकट जलप्रपात, कैमूर जिले के करकगढ़ में आधारभूत सुविधाओं के विकास करने के साथ ही राजगीर में नेचर सफारी का निर्माण किया जा रहा है। अब है कि भारत सरकार ने आर्द्रभूमि नियम 2017 के तहत 2020 में बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है, जिसका कुल बजट 737.75 करोड़ का है। नेक्स्ट विभाग है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में जो है उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इंटर उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये दिए जाएंगे। स्नातक उत्तीर्ण महिलाओं को 25,000 से बढ़ाकर उसको कर दिया गया है 50,000 रुपये। अगला है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया जाएगा। महिला उच्च शिक्षा के लिए 600 करोड़ एवं महिला उद्यमिता के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला है वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है कि भारत सरकार 2021-22 के बजट में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन प्रारंभ कर रही है और इससे शासन एवं नीति से संबंधित सभी बात को भारत के प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका कुल बजट है
38,35.93 करोड़ रुपए का। अगला है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पटना को 3 फेज में विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने के लिए 5540.07 करोड़ स्वीकृत है और कैंसर अस्पताल मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। बिहार यूनिवर्सिटीज ऑफ हेल्थ साइंसेज की स्थापना की जाएगी। आयुष अस्पताल पटना सिटी में, जिसका कुल बजट है 1,32,064.87 करोड़ का, प्रतिशत में 21.28% के लिए। अगला है हमारा ग्रामीण विभाग। ग्रामीण विभाग में 2021-22 में 9,000 किलोमीटर पथ निर्माण किया जाएगा, जिसका कुल बजट है 9424.13 करोड़ रुपए का। अब है योजना एवं विकास विभाग। तो योजना एवं विकास विभाग में नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत, कौन सा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जुलाई से अगस्त माह 2020 के डेटा रैंकिंग के अनुसार बिहार का औरंगाबाद जिला पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा, जिसका कुल बजट 2198.40 करोड़ रुपए है। अब है ऊर्जा विभाग। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के कटिहार जिले में 4300 करोड़ रुपए की लागत में 765 किलोवाट का सुपर ग्रिड एवं इसके संचरण लाइन के निर्माण की योजना है। इससे बांग्लादेश को 8000 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की जाएगी। किसको? बांग्लादेश को की जाएगी 800 मेगावाट की। और देश में पहली बार स्मार्ट मीटर प्रीपेड प्रणाली के साथ बिहार में शुरू किया गया है। अभी तक राज्य में कुल 1,67,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। अभी तक राज्य में कुल 1,67,073 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर। अगला है विद्युत विभाग के लिए 300 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। कितना? 300 करोड़ रुपया विद्युत विभाग के लिए। अब है पथ निर्माण विभाग। तो पथ निर्माण विभाग में गंगा नदी पर वर्ष 2021 में 2 नए पुल का निर्माण किया गया। एक जो किया गया बक्सर से गाजीपुर के बीच और दूसरा मुंगेर से खगड़िया के बीच। अगला है हमारा कि जल जीवन हरियाली के अंतर्गत राज्य की सड़कों के किनारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से बड़े पैमानों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसका बजट 5803.60 करोड़ है। अगला है वन निर्माण विभाग। भवन निर्माण विभाग जो है 633 करोड़ रुपए की लागत से राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स अकादमी का स्थापना करेगा। कहाँ? राजगीर में। 301 करोड़ की लागत से वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी एवं बापू टावर, बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना, दरभंगा में तारामंडल एवं मुंगेर में वानिकी कॉलेज सब खोले जाएंगे और जिसका बजट रखा गया है 5321.41 करोड़ रुपए का। कचरा लखीसराय एवं पीरपैती भागलपुर में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी, जिसका बजट है 8560 करोड़ रुपए। अगला है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। यह जो है गया क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का निर्माण करेगा। खगोलीय विज्ञान में अभिरुचि जागृत करने के उद्देश्य से दरभंगा तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय का निर्माण होगा, जिसका कुल बजट है 422.50 करोड़ रुपए। अगला है हमारा पर्यटन विभाग। बिहार की प्राकृतिक, पौराणिक, सांस्कृतिक संपदा ने केवल बहुआयामी है बल्कि समृद्ध वैश्विक विरासत भी है बिहार। और राज्य में इस वर्ष देशी पर्यटकों की संख्या देखा जाए तो 5,51,1407 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 3,80,067 रही है। और कुल बजट देखा जाए तो 277.52 करोड़ रुपए का है। अब है ग्रामीण और शहरी विकास। ग्रामीण और शहरी विकास राज्य भर के शहरों में ठोस कचरे के निपटान के लिए 400 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। इसके तहत स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी विकसित किए जाएंगे। स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा। पदी फ्रंट परियोजना को पटना, बेगूसराय, छपरा, भागलपुर, आरा, बक्सर, हाजीपुर आदि में लागू किया जाएगा। पटना मेट्रो रेल, जिसकी लंबाई है कुल 32.497 किलोमीटर, को 2024 तक पूरा किया जाएगा, जिसकी लागत रखी गई है 11,165.96 करोड़ का और कुल बजट 16,835.67 करोड़ रुपए है।
अगला है कि बिहार बजट की विभिन्न विशेषताएं। तो विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना की उपलब्धि क्या क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले है आर्थिक हल, युवाओं को बल। इसके तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 1,15,166 आवेदनों को स्वीकृति दी गई है और 1495 करोड़ रुपए का खर्च है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत 4,79,980 आवेदक लाभान्वित होंगे तथा 630 करोड़ रुपए का खर्च है। दूसरा है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। इसमें जो है 35% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा है। तीसरा है हर घर बिजली योजना। यह जो है राज्य सरकार द्वारा बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों को विद्युत संपर्क उपलब्ध कराया गया है। अगला हर घर नल का जल। पंचायती राज विभाग ने 86.36 लाख घर आरक्षित किए हैं। पांचवा घर तक पक्की गली नलियां। इस योजना के तहत 3884.23 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्ण करते हुए 4532 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है हमारा शौचालय निर्माण घर का सम्मान। इसके तहत सभी 534 प्रखंड, 101 अनुमंडल और सभी 38 जिला ODF यानी खुले में शौच मुक्त घोषित किए गए हैं। सातवां जो है वो है अवसर बढ़े आगे बढ़े। इसके तहत निर्धारित 54 के विरुद्ध 36 अनुमंडलों में NOU संस्थान खोला गया है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2। तो इसमें जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है हर घर खेत तक सिंचाई की पानी। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव और पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा है सुलभ संपर्कता और सातवां जो है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो ये जो है आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 के तहत है। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसके तहत संस्थाओं में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर होगा। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और उद्यमिता विकास हेतु अनुदान दिए जाएंगे। दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला। इसके तहत स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज रहित पूंजी उपलब्ध कराएगी। अगला है उद्योग में परियोजना लागत 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन किया जाएगा। क्षेत्रीय प्रशासन ने आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी और 12th पास अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये, स्नातक पास महिलाओं को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। दूसरा है हर घर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसमें जो है सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट होंगे। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था होगी। पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास और पूर्व की निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण। पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। इसमें ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवास और वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल। नेक्स्ट छठा है हमारा सुलभ संपर्कता। इसके तहत ग्रामीण पथों की संपर्कता हेतु नई सड़क निर्माण, शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण। सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं सुविधा। इसमें बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं की जाएंगी। गांव के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं की बेहतर व्यवस्था होगी। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना शुरू की गई है। अगला है हमारा 2021-22 में विभागवार उद्देश्य राशि करोड़ में। तो सबसे पहले शिक्षा विभाग के लिए हम आपको बता दिए हैं कि शिक्षा विभाग के लिए 2,21,939.03 करोड़ रुपए का स्कीम है और प्रतिशत की बात करें तो 21.94 है। ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए 16,785.66 की स्कीम है और इसमें प्रतिशत 16.78 का है। ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 7313, प्रतिशत में 60.31। समाज कल्याण विभाग के लिए 8190.85 करोड़ और प्रतिशत में 8.19 का है। पथ निर्माण विभाग के लिए 4410, प्रतिशत में 4.41। स्वास्थ्य विभाग के लिए 6927
और परसेंटेज में 6.93। जल संसाधन विभाग 3007, परसेंटेज में 3.01%। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए 2492.10, प्रतिशत में 2.49। कृषि विभाग में 2533.88 और परसेंटेज की बात करें तो 2.53 है। नगर विकास एवं आवास विभाग का जो स्कीम है वो 3952.00 करोड़ का है और परसेंटेज में 22.46% स्कीम है। अन्य विभाग 22,451.98 का है, प्रतिशत में 22.46 है। कुल की बात करें तो कुल में है 1 लाख का, परसेंटेज में 100% है। अब यहाँ पे दिया है कि बिहार बजट 2021-22 परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो यह जो हम पढ़ चुके हैं उसी का ये पीछे का है, उसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम बजट का कुल आयकर अनुमान देखते हैं। तो इसमें है 2,18,302.70 करोड़ का कुल बजट है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान 2021-22 में 7,57,026 करोड़ रुपए का है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान। राजकोषीय घाटा 22,510.78 करोड़ का है। राज्य जीडीपी का 2.97% है। बजट 2021-22 में शीर्ष व्यय वाले 5 क्षेत्र हैं। शिक्षा, जिसमें 38,035.93 करोड़ का है। ग्रामीण विकास 16,835.67 करोड़। सड़क प्रक्षेत्र 15,227.74 करोड़। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 13,264.87 करोड़ और ऊर्जा के लिए 8,560 करोड़। नई उद्यमिता विभाग की घोषणा, 20 लाख से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाएगा। 7 निश्चय 2 योजना हेतु आवंटित राशि 4671 करोड़ है। महिलाओं को उद्योग के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, सभी सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हर जिले में मेगा स्किल केंद्र एवं प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम होंगे। वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण हेतु 90 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। इंटर पास महिलाओं को 25,000 और स्नातक पास महिलाओं को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। किशनगंज में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 32.49 किलोमीटर की पटना मेट्रो रेल परियोजना, जिसका कार्य सितंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर अररिया के रानीगंज वृक्ष वाटिका में निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 17.84 लाख गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये का भुगतान 3 किस्तों में करेगी और 10 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और 9 जिलों में मॉडल अस्पताल खोले जाएंगे। वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। 2035 तक उच्च शिक्षण संस्थान में 50% सकल नामांकन की व्यवस्था की गई है। गंगा नदी के किनारे 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। 100 हेक्टेयर से बड़े 113 आर्द्रभूमि का एकीकृत या समेकित का प्रबंधन है। कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित गोगा बिल को राज्य का पहला सामुदायिक और संरक्षित रिजर्व घोषित किया गया है। और बिहार की नदियां को जोड़ने के लिए कोसी मेजी लिंक परियोजना की शुरुआत की गई है। दरभंगा में तारामंडल, मुंगेर में वानिकी कॉलेज की स्थापना की जाएगी। पटना में बापू टावर, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर का निर्माण होगा। राजगीर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम और एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान क्वारंटाइन केंद्रों और औसतन प्रति व्यक्ति 5300 रुपये खर्च किए गए। उसके बाद है 1,02,871 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। हर घर नल योजना के अंतर्गत लगभग 80% घरों तक साफ पानी की व्यवस्था की गई है। 145 करोड़ की लागत से बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा और सभी 38 जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। तो ये हमारा बिहार का बजट था जो समाप्त हो गया। अब हमारा है बिहार की शासन व्यवस्था। तो देखते हैं कि बिहार की शासन व्यवस्था कैसी है। तो सबसे पहले एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। लेकिन जब 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से फाइनली अलग हो गया था और झारखंड संयुक्त बिहार का लगभग 45.85% भाग लेकर अलग हुआ था।
और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप अब बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है, जबकि क्षेत्रफल से बात करें तो 13वां है। बिहार की शासन व्यवस्था हेतु प्रशासन 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले है विधायिका या व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो सबसे पहले विधायिका या व्यवस्थापिका के बारे में हम देखते हैं। तो विधायिका और व्यवस्थापिका ये क्या होता है? तो यह जो है राज्य के विधायिका का नाम विधानमंडल है। राज्य के विधायिका का नाम क्या है? विधानमंडल, जिसका आर्टिकल 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन किया गया है। आर्टिकल 168 जो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, यदि विधान परिषद जहाँ है तो, से मिलकर बनता है। और बिहार राज्य जो है वो द्विसदनीय विधायिका है, क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद है। अगला है विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। जैसे केंद्र में होता है राज्यसभा, लोकसभा, उसी तरीके से राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद। फिर है बिहार विधानसभा, इसे निम्न सदन कहा जाता है और इसमें सदस्यों की कुल संख्या 243 है। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। नवंबर 2000 में बिहार राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत एंग्लो इंडियन की एक सीट झारखंड के पास चली गई। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्य के होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित है। विधानसभा का सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है और अनुच्छेद 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। आर्टिकल 168 के तहत 78 के तहत और अनुच्छेद 179 के तहत विधानसभा अध्यक्ष अपना पद उपाध्यक्ष को संबोधित कर त्याग सकता है। बिहार विधानसभा और वर्तमान की संरचना हम देखते हैं। तो बिहार कुल सदस्यों की संख्या 243 है, जिसमें अनुसूचित जाति 38 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो स्वतंत्रता से पूर्व कह सके तो वो राम दयालु सिंह थे और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आफ्टर स्वतंत्रता के बाद श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। उसके बाद है वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा। प्रथम नेता प्रतिपक्ष के एस.के. बांके और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष के तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। अब है विधान परिषद। विधान परिषद इसे उच्च सदन कहा जाता है। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 75 है। बिहार विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 168 एवं 171 के अंतर्गत किया गया है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और विधान परिषद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष है। विधान परिषद की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित सभापति से की जाती है। और अनुच्छेद 169 के 1 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 182 कहता है कि विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति की नियुक्ति होती है। आर्टिकल 182 के तहत। अब है विधान परिषद की वर्तमान संरचना। तो कुल सदस्य की संख्या है 75, जिसमें निर्वाचित सदस्य 63 हैं, मनोनीत 12 हैं, पुरुषों की कुल संख्या 71 है, महिला कुल 4 है। और प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी जी। उसके बाद वर्तमान सभापति अवधेश नारायण सिन्हा है। सचिव सुनील कुमार पवार हैं। नेता विपक्ष के राबड़ी देवी हैं। मुख्य संचेतक सत्ता पक्ष के संजय कुमार सिंह हैं और मुख्य संचेतक प्रतिपक्ष के सुबोध कुमार हैं। बिहार विधान परिषद की दलगत स्थिति। तो सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड में संख्या 23 है, भारतीय जनता पार्टी में 20 है, राष्ट्रीय जनता दल में 6 है, कांग्रेस के पास 4 है, लोक जनशक्ति का 1 है, हम यानी सेकुलर का 1 है, भाजपा का बात करें तो 4 है, निर्दलीय 1 है, रिक्त 17 है और कुल की बात करें तो 75 है। आगे देखते हैं। आगे है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है ये राज्य कार्यपालिका की मुख्य 3 इकाई है, जिसके जरिए राज्य स्तर पर शासन कार्य का संपादन होता है। पहला राज्यपाल, दूसरे मुख्यमंत्री और तीसरा मंत्रिपरिषद।
राज्यपाल जो होते हैं वो संविधान आर्टिकल 153 के तहत राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 53 में राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक कार्यपालिका का प्रधान होता है और अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित होती है। राज्य के प्रमुख वैधानिक प्रमुख होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह अनुच्छेद 163 से कार्य करना होता है और कभी कभी वह अपने विवेकानुसार भी कार्य करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यपाल केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को कुलाधिपति भी होता है। राज्यपाल। अब है हमारा राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। तो यह जो है मुख्यमंत्री, मंत्रियां, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों राज्य के बड़े बड़े अधिकारी की नियुक्ति करते हैं और विधान में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनयन जो आर्टिकल 333 के तहत करते हैं और विधानमंडल की बैठक को बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं और इसकी अवधि को बढ़ा घटा सकते हैं, विधानसभा को भंग कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं और राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है जो आर्टिकल 202 में है और किसी व्यक्ति के दंड को क्षमादान एवं निलंबन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है आर्टिकल 217। अगला है बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे बिहार के प्रथम राज्यपाल और वर्तमान में है अभी श्री फागू चौहान। बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल की बात करें तो उज्जवल नारायण सिन्हा थे और भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 से 68 जो 28 जून से फरवरी 1968 तक रहा था और कुल 242 दिनों के लिए लगा था। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनंगे एवं मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। अब है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होते हैं और राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने पर राज्यपाल स्व विवेक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य होने की योग्यता पूरी करता हो तथा साथ ही उसे 6 माह की अवधि में दोनों में से किसी एक में सदन की सदस्यता उन्हें ग्रहण करना होता है और अन्यथा उसे अपने पद से क्या होता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और मुख्यमंत्री की शक्ति जो है वो शासन व्यवस्था को समुचित आधार प्रदान करने हेतु राज्यपाल को परामर्श देना, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल की सिफारिश करना, राज्य कार्य हेतु बिहार के विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल का परामर्श देना, मुख्यमंत्री अगर पदच्युत हो तो विधान में अल्पमत की स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 लागू होने की स्थिति में, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में, इस कंडीशन में ये पद से हट सकते हैं। उसके बाद है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। ये बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर में आप लोग देख सकते हैं जाके। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और यह 7वीं बार हुए हैं। बिहार ही एकमात्र मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हैं जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू रहा है वो हैं भोला पासवान शास्त्री, इनके समय में 3 बार, श्रीमती राबड़ी देवी के समय 2 बार, जगन्नाथ मिश्रा उसके बाद हैं और राम सुंदर दास, फिर लालू प्रसाद यादव, इन सभी के समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अब तीसरा हमारा है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो है वो भारत के संविधान आर्टिकल 164 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है जिसके प्रधान कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं
और 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकती है। मंत्रिपरिषद में मुख्य 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले जो होते हैं वो मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होते हैं। दूसरा राज्य मंत्री जिनका स्वतंत्र कार्यभार होता है और उप मंत्री होते हैं। और मंत्रिपरिषद के मुख्य कार्य हैं कि वो विधायिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करना, राज्य के प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देना, राज्य का बजट तैयार करना, टैक्स में कमी या बढ़ोतरी करना। अब हमारा है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है वो न्यायपालिका शासन का तीसरा प्रमुख अंग है। तो संविधान के आर्टिकल 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है और आर्टिकल 231 के तहत संसद के पास यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का स्थापना कर सके। और बिहार राज्य के न्याय व्यवस्था के लिए पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया 3 फरवरी 1916 को। कब? 3 फरवरी 1916 को। और संविधान के आर्टिकल 217 के अनुसार उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की उम्र तक बने रहते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत हुई थी। और ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड माइनर्ड जेम्स चामियर थे, प्रथम थे। और स्वतंत्र भारत में अगर पूछा जाए तो सबसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल और वर्तमान में हैं श्री संजय करोल। महाधिवक्ता आर्टिकल 165 के अनुसार राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है उसे राज्य की महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है और वह राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का महाधिवक्ता। भारतीय संविधान का आर्टिकल 170 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। अब है हमारा बिहार का प्रशासनिक व्यवस्था और ढांचा। तो बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्व के आधार पर किया जाता है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य कार्यपालिका के अधीन होती है और प्रशासन की सुविधा के लिए इसे 5 इकाई में विभाजित किया गया है। पहला होता है प्रमंडल, दूसरा जिला या फिर मंडल, तीसरा अनुमंडल, चौथा प्रखंड और 5वां होता है ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले राज्य के इन सभी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन एवं उनके बीच का समन्वय जो करता है वो सचिवालय का गठन किया गया। इसी के लिए इन सभी के एक दूसरे का कड़ी कौन होता है? सचिवालय होता है। सचिवालय राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय सचिवालय का है और सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है जो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 44 विभाग हैं। सचिवालय का प्रधान सचिव होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्धारण, निर्देशन एवं क्रियान्वयन है। बिहार में सचिवालय का गठन 1912 में किया गया था। सबसे पहले परमंडल या फिर डिवीजन, ये क्या होता है? यह जो है कई मंडल या जिला को मिलाकर एक परमंडल बनता है। सबसे उच्च अधिकारी आयुक्त यानी कमिश्नर होता है परमंडल में और उनकी सहायता हेतु अनेक अपर आयुक्त तथा अन्य अधिकारी होते हैं। बिहार में 9 परमंडल है। पहला कोसी है, दूसरा दरभंगा, तीसरा तिरहुत, चौथा सारण, 5वां भागलपुर, 6वां मगध, 7वां पटना, 8वां पूर्णिया और 9वां क्या है? मुंगेर। तो बिहार में कुल 9 परमंडल है। कोसी परमंडल जो है वो बिहार राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में कोसी परमंडल है। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल इस परमंडल के प्रमुख जिले हैं। इस परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? सहरसा है। उसके बाद है दरभंगा परमंडल। दरभंगा परमंडल जो है वो कोसी परमंडल के पश्चिम में और तिरहुत परमंडल के पूरब में दरभंगा परमंडल स्थित है। इसके अंतर्गत जो आता है जिला वो है दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। ये 4 जिले सम्मिलित हैं दरभंगा परमंडल में और इस परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? दरभंगा है। तीसरा है तिरहुत परमंडल। इसके तहत यह जो है परमंडल पूरब में दरभंगा परमंडल के पश्चिम में तिरहुत परमंडल स्थित है
और इस प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले शामिल है और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। अगला है हमारा सारण प्रमंडल, चौथा। सारण प्रमंडल जो है वो बिहार के उत्तरी पश्चिमी व तिरहुत प्रमंडल के दक्षिणी पश्चिमी में सारण प्रमंडल स्थित है और इसके अंतर्गत सारण, सिवान, गोपालगंज जिले शामिल है। सारण, सिवान, गोपालगंज और इसका मुख्यालय कहाँ है? छपरा है। पांचवा है भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत भागलपुर और बांका जिले शामिल है और इसका मुख्यालय कहाँ है? भागलपुर में है। उसके बाद है मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल, इस प्रमंडल में गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल जिले सम्मिलित है और इसका मुख्यालय कहाँ है? गया है। उसके बाद है पटना प्रमंडल। इस प्रमंडल के अंतर्गत पटना, नालंदा, रोहतास यानी सासाराम, उसके बाद भोजपुर, कैमूर और बक्सर जिले सम्मिलित हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? पटना में है। उसके बाद आठवां है हमारा पूर्णिया प्रमंडल। इसके अंतर्गत पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार जिले शामिल हैं और इसका मुख्यालय पूर्णिया में है। नौवां हमारा लास्ट प्रमंडल है मुंगेर प्रमंडल। इसके अंतर्गत मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय जिले शामिल है और इसका मुख्यालय मुंगेर में है। अगला है जिला या फिर मंडल। जिला को ही मंडल कहा जाता है। जिला जो है यह क्षेत्रीय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। क्या होती है? क्षेत्रीय प्रशासन की। और यह जो है कई अनुमंडल को मिलाकर एक जिला बनता है। जिला का प्रमुख या सबसे बड़ा अधिकारी कहें तो कौन होते हैं? कलेक्टर या फिर जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, शॉर्ट में जिसे हम लोग डीएम कहते हैं। और वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिले हैं और 38वां जिला जो नया बना है वो अरवल है, जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। उसके बाद सब डिवीजन यानी अनुमंडल, यह जो है प्रखंड को मिलाकर एक अनुमंडल बनाया जाता है और अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी अनुमंडलीय पदाधिकारी यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम होता है और इस पर प्रखंडों के सर्किल ऑफिसर पर नियंत्रण एवं निगरानी का दायित्व होता है, सर्किल ऑफिसर का। और अनुमंडल पदाधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण के साथ साथ अनुमंडल में केंद्र राज्य जिलों से आने वाले विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबंधन करना। और वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। अब है प्रखंड या फिर अंचल, जिसे ब्लॉक भी कहते हैं हम लोग। कई गांवों को मिलाकर एक प्रखंड बनता है जिसमें कई ग्राम पंचायत होती है और प्रखंड का प्रधान प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ होता है, जो प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र में कल्याण एवं विकासात्मक कार्य का देखभाल करता है। सीओ यानी अंचलाधिकारी जो होता है, इसका मुख्य कार्य भू राजस्व वसूली, भू रिकॉर्ड, सरकारी या अधिग्रहित भूमि का देखरेख करता है, जो वर्तमान में बिहार में 534 प्रखंड है। कितने? 534 प्रखंड है। अब है ग्राम पंचायत, सबसे छोटी इकाई होती है, प्रशासनिक इकाई कहते हैं इसको ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है और गांव का प्रबंध एवं सुधार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और बिहार में पंचायतों की कुल संख्या 8386 है। अगला है हमारा बिहार में नगरीय प्रशासन या स्वशासन। तो सबसे पहले भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगरीय स्वशासन को भाग 9 के क में शामिल किया गया है, जिसका आर्टिकल 243 के तहत समान 3 प्रकार की नगर पालिका का होना सुनिश्चित किया गया है। सबसे पहले नगर निगम, ये बड़े नगरीय क्षेत्र हेतु है। दूसरा नगर परिषद, बड़े नगरीय क्षेत्र हेतु है। और तीसरा नगर पंचायत, यह जो है ग्रामीण से नगर स्तर में परिवर्तन वाला क्षेत्र है। नगर पालिका का गठन 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में की जाती है। नगर पालिका के गठन का मुख्य उद्देश्य है कि स्थानीय नागरिकों को सुविधा का निर्माण और उनका रखरखाव करना। सामान्यतः नगर पालिका को जनसंख्या के आधार पर वार्ड में विभाजित किया जाता है। अगर नगर निगम के क्षेत्र के लिए अधिकतम वार्डों की संख्या 75 से न्यूनतम 67 निर्धारित की गई है, जिनकी जनसंख्या कम से कम 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। वर्तमान में बिहार में 12 नगर निगम और 593 वार्ड हैं। हाल ही में छपरा को 12वां नगर निगम घोषित किया गया है। नगर निगम अस्थायी समिति होता है जिसका प्रमुख महापौर होता है। नगरीय प्रशासन के क्रम में दूसरा निकाय नगर परिषद भी अस्थायी समिति होता है। नगर परिषद के अंग मुख्य रूप से नगर सभापति एवं नगर कार्यपालिका पदाधिकारी होते हैं। नगरीय प्रशासन के अंतिम स्तर पर तीसरा निकाय जो होता है वो नगर पंचायत भी होता है और यह एक अस्थायी समिति होता है। इसका गठन मुख्य रूप से नगर के सभापति,
नगर के उपसभापति एवं 5 पार्षदों को मिलाकर किया जाता है। नगर पंचायत के विभिन्न अंगों के रूप में नगर अध्यक्ष एवं नगर कार्यपालिका पदाधिकारी होते हैं। अगला है नगरीय प्रशासन हेतु नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत का कार्य अपने अपने स्तर पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्य का संचालन करना होता है। साथ ही साथ स्वच्छता बनाए रखने हेतु जल नल का प्रबंधन करना, आवागमन के मार्ग को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना भी होता है। तो बिहार के नगर निगम का नाम दिया है, जिला दिया है, प्रमंडल और वार्ड संख्या दिया हुआ है। तो पटना नगर निगम जो है वो पटना में है, प्रमंडल पटना, और इसमें कुल वार्ड की संख्या 75 है। बिहार शरीफ नगर निगम का जिला नालंदा और यह पटना प्रमंडल में आता है और 46 वार्ड की संख्या है। आरा नगर निगम यह भोजपुर जिला में है और पटना इसका प्रमंडल है, यहाँ 45 वार्ड संख्या है। गया नगर निगम यह गया में है और मगध इसका, और इसमें कुछ वार्ड की संख्या 53 है। फिर भागलपुर नगर निगम का है भागलपुर और इसका जो मुख्यालय है भागलपुर ही है और यह 54 यहाँ पे है वार्ड की संख्या। मुजफ्फरपुर में कुल वार्ड की संख्या 49 है। दरभंगा नगर निगम दरभंगा में ही और यह 48 यहाँ पे वार्ड की संख्या। मुंगेर नगर निगम भी मुंगेर ही है और यहाँ 45 वार्ड की संख्या है। बेगूसराय में ही है और कुल 45 है इसमें। पूर्णिया में ही और 46 यहाँ वार्ड की संख्या है। कटिहार का भी कटिहार है और फिर 45 यहाँ का जो है वार्ड की संख्या है। छपरा का बात करें तो छपरा का मुख्यालय सारण पड़ता है और यह 45 यहाँ पे वार्ड की संख्या है। अब है पटना नगर निगम। तो पटना शहर में नगर निगम के लिए बिहार सरकार 1951 में पटना नगर निगम अधिनियम पारित किया 1951 में, जिसके तहत 15 अगस्त 1952 ईस्वी को पटना नगर निगम की स्थापना हुई। और नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? मेयर होता है। पटना नगर निगम का एक मेयर तथा एक उप मेयर होता है। मेयर पटना शहर का प्रथम व्यक्ति होता है। वर्तमान में बिहार नगर निगम बिल 2007 के अनुसार पटना नगर निगम का मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का किया गया है। पटना नगर निगम के आय का स्रोत विभिन्न प्रकार के कर, शुल्क एवं सरकारी अनुदान है। नगर पालिका में समान प्रतिनिधित्व के लिए नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। अब है बिहार में राष्ट्रपति शासन। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन समय मुख्यमंत्री और राज्यपाल। 1968 से लेकर 1969 में भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे। उनके समय में नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल थे, तो राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर 1969 से लेकर 1970 में राष्ट्रपति शासन लगा था। मुख्यमंत्री उस टाइम भोला पासवान शास्त्री थे और राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। फिर 1972 से 1972 तक के लिए लगा था और इसमें भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे और देवकांत बरुआ राज्यपाल थे। फिर 1977 से लेकर 1970 में जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे और जगन्नाथ कौशल यहाँ के राज्यपाल थे। 1980 में राम सुंदर दास, इनके समय में राज्यपाल भी AR किदवई थे। फिर 1995 में लगा था लालू प्रसाद यादव के समय में, जबकि इन राज्यपाल थे AR किदवई। फिर 1999 में लगा श्रीमती राबड़ी देवी के समय में मुख्यमंत्री थी और सुंदर सिंह भंडारी राज्यपाल थे। फिर 2005 में लगा जब श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही थी और श्री बुट्टा सिंह थे यहाँ के राज्यपाल। अब है बिहार पंचायती राज व्यवस्था, इसे देखते हैं। तो बिहार में ग्राम पंचायतों का गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। कब? 1947 में। और इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों ने 1949 में विधिवत अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर बिहार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया और उनके सुझावों को स्वीकार कर बिहार में पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। तो त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया है, जिसमें पहला है ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत अस्तित्व में आई, जिसकी 17 फरवरी 1962 को कानून का दर्जा दिया गया। और बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 जो है वो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें कुल 29 विषय हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 243 के जी के तहत की गई है।
और इसी के संदर्भ में राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की रचना को अत्यधिक प्रभावी बनाने हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई और इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न है। तो सबसे पहला है राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था संस्थानों में निर्वाचन कार्य का प्रावधान। दूसरा है ग्राम सभा, इसमें जो है न्यूनतम संख्या 250 है का राज्य गठन अनिवार्य होता है। और तीसरा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति और उच्च स्तर पर जिला परिषद का गठन करने का प्रावधान है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का विवरण संख्या दिया है और विवरण दिया है। तो जिला परिषद कुल 38, पंचायत समिति 534, ग्राम पंचायत 8387, ग्राम पंचायत सदस्य 11,4691, पंचायत समिति का सदस्य 11,49,7, जिला परिषद 1161, ग्राम पंचायत सचिव 3701, न्याय मित्र 6947, ग्राम कचहरी सचिव 7474, जिला पंचायती राज अधिकारी 38 और प्रखंड पंचायती राज अधिकारी 528, ग्राम कचहरी का सदस्य 11,4691। अब तीनों को अलग अलग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई कौन है? ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और ग्राम पंचायत सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र जो होती है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। और पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में संपूर्ण सीटों में 50% सीट जो है वो महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है। बिहार में ग्राम पंचायत के 6 विभाग होते हैं, जैसे ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया और ग्राम कचहरी। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है, जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी अनिवार्य है, जबकि साल में बात किया जाए तो 4 बार बैठक बुलाने का प्रावधान है। उसके बाद है पंचायत समिति। यह जो होता है प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए पंचायत समिति का गठन किया जाता है। पंचायत समिति का प्रधान प्रखंड प्रमुख होता है। और पंचायत समिति की कार्य अवधि भी 5 वर्ष की होती है। और पंचायत समिति के सदस्य में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। इसमें 5000 की आबादी पर एक सदस्य होता है। उच्च प्रखंड के ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं। घोषित प्रत्येक प्रखंड में विधानसभा क्षेत्र के विधायक का, घोषित लोकसभा क्षेत्र में सांसद। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही प्रमुख और उप प्रमुख को चुनते हैं। पंचायत समिति के बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम एक बार निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। और वर्तमान में बिहार में पंचायत समिति की कुल संख्या 534 है। अब है जिला परिषद। जिला परिषद जो है वो पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही हेतु जिला परिषद होती है। यहाँ लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद सदस्य होता है। जिला परिषद कहा जाता है जिला परिषद का जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। बिहार में जिला परिषद की बैठक अनिवार्यतः 1 वर्ष में 4 बार होती है। बिहार में वर्तमान 38 जिले हैं और इसमें सभी पंचायत समिति के प्रमुख शामिल होते हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्य जिला स्तर पर आपदा से राहत एवं सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के कार्यान्वयन का दायित्व जिला परिषद का होता है। तो ये हमारा पंचायती राज व्यवस्था भी समाप्त हो गया। अब है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2019 का, तो इसे हम करेंगे और जो अभी नया वन रिपोर्ट आया उसे भी हम करंट अफेयर में आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2019 इसे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में लगभग जो है वो 7305.99 वर्ग किलोमीटर में वन फैले हुए हैं, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.76% है। जबकि वृक्षांदन 2003 वर्ग किलोमीटर है। वृक्षांदन कितना है? 2003 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.13% है। इस प्रकार बिहार में कुल वन वृक्षांदन लगभग 9308.99 वर्ग किलोमीटर है। अब है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन का हिस्सा जो है वो 7.76% है,
जो कि 21.7 के राष्ट्रीय औसत से कम है। उसके बाद है कि राज्य के वन क्षेत्र में से अति सघन वन 333.13 वर्ग किलोमीटर, किसी माध्यम घने वन 3280.32 वर्ग किलोमीटर और खुले वन 3692.54 वर्ग किलोमीटर है। शेष क्षेत्र की शीर्ष सघनता देखी जाए तो 10% से कम है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% होना वांछित है। अब 2022 में भी आ गया है तो उसे हम करवा देंगे आप लोगों को, तो फिलहाल इसे आप लोग एक बार रिवीजन के तौर पे देख ले। अब है बिहार का वन क्षेत्र, स्थिति दिया हुआ है, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में और प्रतिशत दिया हुआ है। अति सघनन 333.13 है, प्रतिशत में बात करें तो 0.36% है। संरक्षित वन जो है वो वर्ग किलोमीटर में 3280.32 वर्ग किलोमीटर है और प्रतिशत 3.48% है। खुले वन 3692.54 है और प्रतिशत में 32.92 है। कुल योग टोटल का मिला के जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7305.99, प्रतिशत में 7.76% है। बिहार में देश के कुल वन छांदन का मात्र 1.1% है। बिहार में देश का अगर बात करें तो 1.1% है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 6877 वर्ग किलोमीटर है और 7.30% है, जिसमें 693 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन, 6183 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन और 1 वर्ग किलोमीटर अवर्गित वन है। बिहार रिकॉर्डेड वन क्षेत्र स्थिति, क्षेत्रफल और प्रतिशत। आरक्षित वन 693 है, प्रतिशत में 10.08% है। संरक्षित वन 6183 है और परसेंटेज में 89.91% है। अवर्गीकृत वन एक है, 1 वर्ग किलोमीटर है, प्रतिशत में 0.01%। कुल 6870 है और 100% बिहार रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है। अब है हमारा बिहार में भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% अभ्यारण्य के अंतर्गत है। बिहार में कुल 285 आर्द्रभूमि है, जिनका लगभग कुल क्षेत्रफल 3992 हेक्टेयर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 में बिहार में वनावरण का 0.10% परिवर्तन हुआ है और अभी बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, तो अब नया करेंगे उसमें हमको पता चलेगा, तो आप लोगों को बताएंगे कि उसमें कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है। अब है सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले बिहार के 4 जिले। भभुआ है जहाँ पे 1056.39 वर्ग किलोमीटर है, पश्चिम चंपारण में 904.66 वर्ग किलोमीटर है, रोहतास में 672.10 वर्ग किलोमीटर है और जमुई में 647.95 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र वाले बिहार के 4 जिले जहानाबाद 0 वर्ग किलोमीटर, शेखपुरा 1 वर्ग किलोमीटर, अरवल 4 वर्ग किलोमीटर तथा गोपालगंज 4.91 वर्ग किलोमीटर है। अगला है सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले बिहार के 4 जिले। जमुई 69.60%, भभुआ 41.12%, गया 29.04%, नवादा 20.59%। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाला बिहार के 4 जिले हैं। जहानाबाद 0%, शेखपुरा 0.15%, गोपालगंज 0.16% और बक्सर 0.26 है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जहानाबाद एक ऐसा जिला है जहां वनावरण का क्षेत्र 0% दोनों है। वनावरण का क्षेत्र एवं प्रतिशत क्या है, दोनों 0 है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में वर्ष 2017 की तुलना में बिहार के कुल जिलों का वनावरण में वृद्धि या कमी देखने को मिली है। 19 से 17 की तुलना में बिहार के बांका जिले में सर्वाधिक 20.73 वर्ग किलोमीटर और मुजफ्फरपुर में 19.82 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। 2019 में 2017 की तुलना में बिहार के रोहतास में सर्वाधिक 33.77 वर्ग किलोमीटर तथा गया में 14.69 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की कमी हुई है। बिहार में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षांदन की औसत उपलब्धता 0.01 हेक्टेयर है। वन और वृक्ष आच्छादन राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 10.15% और देश के वन और वृक्ष आच्छादन 1.19% है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य राज्य के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% है। अब है बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य।
सबसे पहले भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जो है मुंगेर जिला में है, इसका स्थापना 1976 में हुआ था। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गया में है और इसका भी स्थापना 1976 में हुआ था। फिर है काम्बर झील पक्षी अभ्यारण्य, ये बेगूसराय में है और इसका स्थापना 1989 में हुआ था। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कैमूर में पड़ता है और इसका स्थापना 1979 में हुआ था। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, इस जिला जमुई में है और इसका स्थापना 1987 में हुआ था। अगला है नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य, ये जमुई में पड़ता है और इसका स्थापना 1987 में हुआ था। उसके बाद है पंत या राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका नालंदा जिला में पड़ता है और इसका स्थापना 1978 में हुआ था। अगला है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह पश्चिम चंपारण जिला में है और इसका स्थापना भी 1978 में ही हुआ था। अगला है वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी पश्चिम चंपारण में है और इसका स्थापना 1978 में ही हुआ था। अगला और 10वां नंबर का है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये भागलपुर जिला में पड़ता है और इसका स्थापना 1991 में हुआ था। बरेला झील सलीम अली अभ्यारण्य, ये वैशाली में है और इसका स्थापना 1997 में हुआ था। उसके बाद है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, ये दरभंगा में पड़ता है और इसका स्थापना 1994 में हुआ था। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य, ये कटिहार में है। अगला है अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिया हुआ है बिहार में जिलेवार बनावरण वर्ग किलोमीटर में और 2019 का आंकलन। तो ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। अररिया में 2830 भौगोलिक क्षेत्र में अति सघन 0.0 है, मध्यम सघन 8.10 है, खुले वन 142.51 है, कुल की बात करें तो 151.01 है और भौगोलिक क्षेत्र पर परसेंटेज में 5.34% है। अर्बल, बस यहाँ परसेंटेज याद रखिए, बस काफ़ी है। छोड़िए उसके स्किप ही कर देते हैं क्योंकि ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और नया वाला जो आया है उसमें हम आपको करवा देंगे। अब है बिहार की प्रमुख योजनाएं, इसे देखते हैं। ये है बिहार की प्रमुख योजना में सबसे पहले है गंगा जल उद्भव योजना। यह जो है गंगा उद्भव योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोध गया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। और यह जो है नीतीश कुमार के द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को इसके कार्यों की समीक्षा की गई, जिसके अनुसार मूल योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना। इसका शुभारंभ 18 जून 2021 को नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य है कि स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, और इस योजना के तहत युवा और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन और 50% अनुदान के साथ मिलेगा। इन योजना के तहत मिलने वाले लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे और यह राशि लाभार्थी को 1% ब्याज के साथ 7 वर्ष में, ये पता नहीं 64 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी, शायद वही है, 64 ही है। उसके बाद है योजना के पात्र, यह जो है 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच सभी के लिए है। अब अगला है हमारा बाल हृदय योजना। तो इसका शुभारंभ जो हुआ था वो 1 अप्रैल 2021 को हुआ है और इस योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत शुभारंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे के हृदय में छेद से जन्म लेते समय जो बच्चे के हृदय में छेद है उनके लिए निःशुल्क उपचार। अगला योजना है गरीब कल्याण रोजगार अभियान और इसका शुभारंभ 20 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई बिहार के खगड़िया जिले के तेल्हार गांव में। और इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर गांव में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए। और यह अभियान बिहार के 32 जिलों में लागू होगा, मतलब लागू है। अगला है घर तक फाइबर योजना 2020। इसकी शुरुआत 21 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में किया गया और इसका उद्देश्य है कि 4,5945 गाँवों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना और लागत इसका 14,000 करोड़ है। विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और बाल सहायता योजना, इसकी शुभारंभ हुई थी 30 मई 2021 को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। इस योजना के माध्यम से वह सभी बच्चे जिनकी माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हो गई थी, उन्हें 18 वर्ष होने तक 15,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
ये जो है बाल सहायता योजना के तहत। और इसके अलावा सभी बच्चे जिनके अभिभावक नहीं हैं उनकी देखभाल बाल गृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना। इसकी शुभारंभ जो हुआ था 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत कहा गया है कि 60 से लेकर 79 वर्ष की आयु तक वृद्धजनों को सरकार हर महीने 400 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु को वृद्धजनों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करेगी। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष से पहले किसी सरकारी नौकरी में था तो उसे इस योजना के लिए अयोग्य माना जाएगा। अगला है हमारा संपत्ति स्वामित्व योजना। संपत्ति स्वामित्व योजना, इसका शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में हुआ था। और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा तथा मैपिंग की जाएगी। फिर लोगों को उनकी संपत्ति, जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनकी जमीन से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। उसके बाद है बिहार पत्रकार सम्मान योजना। इसका शुभारंभ 13 फरवरी 2019 को हुआ था। और इस योजना के तहत 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को प्रति माह 6,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। और 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकारों को ही यह लाभ दिया जाएगा। अब है प्यार का पौधा अभियान। इसका शुभारंभ 14 फरवरी 2020 को पटना में बिहार सरकार के पर्यावरण वन विभाग द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य था पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। और इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने करीबी लोगों को उपहार में पौधा दें। उसके बाद है अगला है जल जीवन हरियाली मिशन। इसका शुभारंभ 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गांधी जयंती की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया। और इसके अंतर्गत राज्य में पेड़ को लगाने के लिए छोटे तालाब, कुओं को बनाने का कार्य करना ही योजना का लक्ष्य है। इस पूरे अभियान पर बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना 2021 में साल 2022 तक पूरे देश में 24,524 करोड़ रुपए खर्च आएगा। और राज्य में कर रहे किसानों को सरकार 75,500 रुपये की सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी, जिनसे उन्हें तालाब, कुआं, खेतों की सिंचाई का कार्य करने में दिक्कत न हो। उसके बाद है बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसका शुरुआत 2020 में किया गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। और इस योजना के तहत जिन छात्रों को पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी नहीं लगी, उन युवाओं को सरकार की तरफ से 1,000 रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों की आयु 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष होनी चाहिए तथा पारिवारिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद है बिहार एसएससी एसटी या उद्यमी योजना। इसकी शुरुआत 4 अगस्त 2018 को हुई थी। और इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभार्थी को 10 लाख तक राशि प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 84 किस्तों में जमा करना होगा। इसके लिए कम से कम इंटरमीडिएट या सक्षम परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस योजना का उद्देश्य कमजोर तबके के युवाओं में उद्यमिता के प्रति रुझान को बढ़ावा देना, उनमें उद्यमी बनने की रुचि पैदा करना है। अगला है हमारा मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना। इसका शुभारंभ 2018 में हुआ था, अप्रैल 2018 में। और इसका उद्देश्य था कि इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, लड़कियां की पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना, लड़कियों की पढ़ाई के लिए उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करना। और इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों को इंटर पास करने के लिए 10,000 रुपये और स्नातक उत्तीर्ण के लिए 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। तो इंटर वाले को दिया जाएगा 25,000 और स्नातक उत्तीर्ण वाले को 50,000 रुपये। इस योजना के तहत किसी बालिका का उसके जन्म से लेकर स्नातक करने तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे। और इस योजना से राज्य के 1/6 करोड़ लड़कियों का फायदा होगा। नेक्स्ट है ग्राम उज्ज्वला योजना। ग्राम उज्ज्वला योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। और इस योजना के तहत कार्यशील पुराने तापदीप्त बल्बों को बदले 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब 7 वार्ड और 12 वार्ड के
3 साल की गारंटी के साथ का वितरण किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का प्रथम चरण बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया, जिसमें 5 जिले हैं: आरा बिहार के, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गांव में 15 मिलियन LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। उसके बाद है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। शुरुआत इसका हुआ था 2 अक्टूबर 2016 को और इस योजना का मुख्य उद्देश्य 20 से लेकर 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 वर्ष तक 1000 रुपये प्रति माह दर सहायता भत्ता देना। और इस योजना का संचालन योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य आने वाले 5 वर्ष में 59 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करेगा। नेक्स्ट है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को किया गया था और इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास विद्यार्थी को उच्च शिक्षा या तकनीकी पाठ्यक्रम जो कुल 36 प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जो 4 लाख तक राशि ऋण उपलब्ध कराएगा। और इस योजना के तहत दिए गए कर्ज की गारंटी खुद सरकार देती है। नेक्स्ट है कुशल युवा कार्यक्रम। शुरुआत इसका 2 अक्टूबर 2016 को हुआ था और इस योजना की घोषणा राज्य सरकार 7 निश्चय में एक आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत किया, जिसका उद्देश्य शिक्षित, कौशल और नियोजित युवाओं के मामले में राज्य को बेहतर बनाना। इस योजना राज्य के मूल निवासी 15 से 25 वर्ष के 10वीं व 12वीं बेरोजगार युवाओं को भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध करेगा। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। यह योजना बिहार के जुलाई 2008 से संचालित की जा रही है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, जन्म निबंधन को प्रोत्साहन देना, लिंग भेद को दूर करना, लिंगानुपात को बढ़ाना। उसके बाद है और इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में जन्म लेने वाली कन्या को जन्म के समय 2000 रुपये की राशि कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा और परिपक्वता मूल्य राशि कन्या के 18 वर्ष होने पर भुगतान की जाती है। वर्तमान में 2014 यह राशि फिक्स डिपॉजिट के रूप में IDBI एवं यूको बैंक में जमा की जाती है। इस योजना का लाभ एक परिवार की 2 जीवित कन्याओं यानी संतानों को दिया जा सकता है। अगला है विधवा पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा और इसके लिए विधवा महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसका उद्देश्य विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा 4 पहिया या 3 पहिया वाहन क्रय करने वाले को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी और अधिकतम 1 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी और इसका लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके पास पहले से कोई भी व्यावसायिक वाहन नहीं होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। यह जो है इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार की बेटी की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान और बाल विवाह को हतोत्साहित करना। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विवाह के समय 5000 रुपये आर्थिक मदद दी जाती है और इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। लड़के की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है और इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत बिहार विद्यालय समिति द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपया प्रति छात्र प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि उपलब्ध कराई जाती है और इस योजना के लाभ हेतु छात्रा का अविवाहित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण करना है। इसके तहत अनैतिक कदाचार एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित किशोरियों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई है और महिला विकास निगम द्वारा सचिवालय इस योजना के द्वारा स्वयं सहायता समूह का गठन, पोषण, क्षमता निर्माण का कार्य, प्रखंड स्तरीय सहकारी समिति के गठन आदि का कार्य कराया जाता है। नेक्स्ट है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अनुसार राज्य सरकार उन उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करेगी जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की नौकरियां में शामिल होना चाहते हैं। इस योजना में वो सभी उम्मीदवार जिन्होंने UPSC की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं यदि किसी उम्मीदवार ने BPSC की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के संबंध में रहने वाले छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना
ताकि वो गरीबी रेखा से बाहर निकल सके और कैरियर के विकल्पों पर ध्यान दे सके। उसके बाद है मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना। इस योजना के तहत वास्तविक उपज दर में 20% तक कमी आने पर 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और 20% से ज़्यादा कमी पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर राशि दी जाएगी और इस सहायता राशि की अधिकतम 2 हेक्टेयर पर दिया जाएगा। इस फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों की मदद करना जो कर्ज लेकर खेती करते हैं तथा प्राकृतिक आपदा में फसल नष्ट होने की स्थिति में अपनी कर्ज को चुकाने में असमर्थ होते हैं। अगला है प्रेरित प्रतिकार योजना। प्रेरित प्रतिकर योजना। इसके तहत राज्य के सभी बच्चों, युवतियों, महिलाओं को बलात्कार, तेजाब, हमला अथवा मानव तस्करी की दशा में 7 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और सभी जिलों में एक निधि गठित की जाएगी तथा भारतीय दंड संहिता IPC धारा 357A के 6 के अंतर्गत प्रीत उपलब्ध कराई गई तत्काल चिकित्सा सुविधा में किए गए सभी खर्च इस निधि से किए जाएंगे। प्रेरित की उम्र 14 वर्ष से कम होने पर 50% अधिक राशि दी जाएगी। उद्देश्य पीड़ित को तत्काल सहायता पहुंचाना या चिकित्सा में किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति को कम करना है। नेक्स्ट है सामयिक बाल विकास योजना। इसके अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को ग्राम स्तर पर स्थापित आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच संदर्भित सेवा आदि उपलब्ध कराया जाएगा। ई समर्थ योजना। ई समर्थ योजना सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करे, उसे कंप्यूटर एवं प्रोजेक्टरों की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है। ई समर्थ योजना के तहत अब है कृषि वानिकी योजना। इसके तहत किसानों की अपनी भूमि में चौथ लगाने हेतु पहले वर्ष 15 रुपया तथा द्वितीय और तृतीय वर्ष प्रति 10 रुपया पौधे दिए जाएंगे। इस योजना को कृषि क्रिया के साथ वानिकी कार्य से किसानों को अतिरिक्त आय दिलाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। नेक्स्ट है दिव्यांग या विकलांगता पेंशन योजना। यह जो है इस योजना के तहत वैसे व्यक्ति को जो 40% या उससे अधिक अपंग है तथा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं है, उन्हें पेंशन दिया जाएगा और इस योजना के तहत 300 रुपये प्रति माह दैनिक खर्च के रूप में दिया जाएगा। साथ ही निःशुल्क बस या ट्रेन सेवा का लाभ भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है शताब्दी अन्न कलश योजना। इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी और इसके तहत निर्धन, बूढ़े, विधवा, निराश्रित तथा उन कमजोर वर्ग के लोगों को के बीच भूखमरी की समस्या को रोकने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत भूखमरी के शिकार वयस्क व्यक्ति को 1 सप्ताह के लिए 10 किलोग्राम अनाज, अल्पवयस्क व्यक्ति को 1 सप्ताह के लिए 7 किलोग्राम अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को उसके पसंदीदा कार्य के संबंध में विशेष प्रशिक्षण देना है। अगला है मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि योजना। इस योजना के तहत महादलित परिवार को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनमें जागरूकता लाने के लिए रेडियो सेट खरीदने के लिए सरकार 400 रुपये नगद सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। बिहार सरकार द्वारा इस योजना का आरंभ वित्तीय वर्ष 2008-9 में किया गया और यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से लेकर 14 वर्ष के कामगार व्यक्तियों को निःशुल्क विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कामगारों को कम से कम 50,000 का ऋण साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है हुनर योजना। हुनर योजना जो है इसके तहत मुस्लिम, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की 10 से 16 वर्ष के बालिकाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना। इस योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में मॉडल पौधशाला का विकास कर नए बाग बगीचे, औषधीय तथा सुगंधित पौधे लगाने वाले लघु तथा सीमांत किसानों को सहायता देने का प्रावधान है। नेक्स्ट है बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन या जीविका। ये बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंध गतिविधि के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। जीविका ने वर्ष 2015 से लेकर 2016 से बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना यानी BDDP प्रारंभ की, जिसे जीविका 2 कहा जा रहा है। नेक्स्ट है छात्रवृत्ति एवं मुफ्त वाईफाई योजना।
तो बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत स्कूली विद्यार्थी के विकास के लिए की है और इस योजना के अंतर्गत 2,91,647 विद्यार्थी को लाभ प्राप्त होगा। और इस योजना के तहत सरकार ओबीसी ईबीसी के छात्राओं को 2,000 रुपये सालाना और SC/ST वर्ग के छात्राओं को 2,700 रुपये सालाना छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। राज्य में मुफ्त वाईफाई योजना का भी शुभारंभ किया गया है, जिसके लिए सरकार ने 245 रुपये करोड़ की योजना का प्रावधान मिला था। नेक्स्ट है सतत जीविका उपार्जन योजना। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 5 अगस्त 2018 को किया गया। देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों के जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 से 1 लाख तक की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है ममता योजना। इस योजना का उद्देश्य है कि बिहार राज्य में नवजात बच्ची एवं उसकी माता को स्वस्थ सेवा उपलब्ध कराना, स्वस्थ वातावरण प्रदान करना, जिसके तहत दवाई और जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए 75 रुपया प्रदान किया जाएगा। उसके बाद बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। इसके तहत बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत विजल डिफॉर्मिलिटीज ग्रेड 2 को कुष्ठ रोगी को भोजन आदि हेतु 1,500 रुपया प्रति माह कुष्ठ रोगी दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन में असमर्थ कुष्ठ रोगियों को भिक्षावृत्ति से दूर रखना है। अगला है मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। इस योजना का कार्यान्वयन सरकार द्वारा BPL वाले परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है, जिसके अंतर्गत 18 से लेकर 60 वर्ष की आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य के आकस्मिक मृत्यु पर उसे आश्रित को एक मुश्त 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना, इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिक को जो असंदेह रोग से ग्रस्त यथा कैंसर, हृदय रोग हो गया, गुर्दा रोग हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, उन्हें राज्य तथा राज्य के बाहर चिकित्सा हेतु चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। इसके तहत बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई के लिए योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार अल्पसंख्यक को अल्पकालिक आय वाले परिवारों के लिए रोजगार अवसर पैदा किया जाना है। और इस योजना के तहत बेरोजगार उम्मीदवारों को व्यवसाय और स्टार्टअप के लिए 5 लाख रुपए तक की ऋण राशि प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। वित्तीय वर्ष 2016 से लेकर 17 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था और इसके अंतर्गत पुरुष या महिला को अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीय बैंकों के समावधि जमा माध्यम से 1 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अब है राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसकी शुरुआत सरकार ने राज्य के 60 साल से अधिक आयु के असहाय विधवाओं, विकलांगों से घिरा श्रम करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था। और इस योजना के तहत BPL परिवारों के सदस्य को 200 रुपया प्रति माह, जिनकी कुल आय 55,000 रुपये शहरों में और 5,000 रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनको 100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। पुरुष पोषाहार कार्यक्रम। राज्य के सभी 38 जिलों की 544 बाल विकास परियोजना में कुल स्वीकृति 11,4718 आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी समान कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों एवं सभी गर्भवती शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। और वर्तमान में प्रति बच्चा 8 रुपये, अति कुपोषित बच्चा 12 रुपये तथा गर्भवती या प्रसूति महिला को 9.50 रुपये निर्धारित है। पूरक पोषाहार का वितरण अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कबीर अंत्योदय अनुदान योजना। कबीर अंत्योदय अनुदान योजना के अंतर्गत BPL परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अंत्योदय क्रिया हेतु परिवार को 3,000 रुपये एक मुश्त सहायता राशि दी जाती है। और इस योजना का प्रारंभ राज्य भर में 2007 में किया गया था। अब है मुख्यमंत्री पोशाक योजना। इस योजना बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2009 से 10 में संचालित है और इस योजना के अंतर्गत राजकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विभाग सहित प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को 500 रुपये नगद प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है मिशन मानव विकास। मिशन मानव विकास योजना के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की सफलता हेतु आवश्यक कार्रवाई को पूरा कर 11 अक्टूबर 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया। इस योजना
यह योजना जनवरी 2015 में चलाई गई है। अब है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। यह योजना जो है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवाएं जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो या बीपीएल परिवार में हो, परंतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत अच्छांशित नहीं हो, उन्हें 400 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाती है और इसमें 70% राशि राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जाता है। अब है बिहार में पूर्ण शराबबंदी। तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी जो है वो 2 अक्टूबर 2016 को लागू हुआ था और 1 अप्रैल 2016 को आंशिक शराबबंदी, फिर 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी, जिसे सितंबर 2016 को पटना हाईकोर्ट ने अवैध करार किया था। इसके पश्चात गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2016 को बिहार महानिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू कर दिया गया। इसमें प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का भी निर्माण, बोतलबंदी, वितरण, वाहन, संग्रहण, भंडारण, कब्जा, खरीद, बिक्री अथवा उपभोग नहीं करेगा। अवैध शराब के निर्माण व बिक्री की वजह से मृत्यु होने पर मृत्युदंड तथा गंभीर रूप से बीमार और अपंग होने पर उम्र कैद तक का प्रावधान है। 10 साल जेल की सजा और 10 लाख जुर्माना तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। शराब के केस की सुनवाई केवल स्पेशल सेशन कोर्ट में की जाती है। दोबारा दोषी सिद्ध होने पर दोगुनी सजा का प्रावधान है। अब है पद्म पुरस्कार एवं बिहार, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले बिहार और पद्म पुरस्कार 2021, यह जो है बिहार के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया है। इनमें से 1 पद्म विभूषण और 4 पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। रामविलास पासवान को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और अन्य 4 जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया वो हैं रामचंद्र माझी कला संस्कृति से, दुलारी देवी कला से संबंधित, डॉक्टर दिलीप कुमार चिकित्सा से और मृदुला सिन्हा कला और साहित्य से संबंधित। रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री को सार्वजनिक मामलों में और उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। खगड़िया के एक दलित परिवार 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर 5 दशकों का रहा। 5 दशक में रामविलास पासवान ने 9 बार लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। 1996 से 1998 तक भारत के रेल मंत्री रहे हैं और 1969 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के विधायक बने। 1977 में पहली बार हाजीपुर से लोकसभा सांसद बने और 8 अक्टूबर 2020 को 74 वर्ष की आयु में केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले के मंत्री के पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया। नेक्स्ट है रामचंद्र माझी। ये रामचंद्र माझी को बिहार के कला संस्कृति योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1925 ईस्वी में छपरा जिले के तुजापुर गांव में एक दलित परिवार में जन्मे रामचंद्र माझी ने लोकरस को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। नेक्स्ट, भिखारी ठाकुर की परंपरा को जीवंत रखने का श्रेय इन्हें जाता है और 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है दुलारी देवी। ये मिथिला पेंटिंग की चित्रकार सुश्री दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिथिला कला में एक मास्टर पेंटर और प्रशिक्षक दुलारी देवी को एक कला शिक्षक बनाने में एक लंबा सफर तय किया। मधुबनी जिला की रांटी गांव में एक मछुआरा परिवार में जन्मी दुलारी देवी अपनी भित्ति चित्रों, गांव के दृश्यों और गणेश और दुर्गा के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। 2013 के कला में उत्कृष्टता के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। विदेशी कला प्रेमी गीता बुल्फा ने इनके जीवन पर सचित्र किताब फ्लोइंग माई पेंट ब्रश नामक से प्रकाशित किया है। नेक्स्ट है डॉक्टर दिलीप कुमार। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया और डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह का जन्म 26 जून 1926 को बांका में हुआ। ये 93 वर्षीय डॉक्टर सिंह बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैती प्रखंड के शेरमारी गांव में दवाई देते हैं और इन्होंने तकरीबन 68 साल में लाखों गरीबों को मुफ्त में और दवाइयाँ की मामूली पैसा लेकर इलाज किया है। 1980 के दशक में उन्हें भारत सरकार से काफ़ी पहले रूस के पोलियो वैक्सीन आयात करने के लिए जाना जाता था और लोगों को मुफ्त में टीका लगाया जाता था। सुश्री मृदुला सिन्हा को कला और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया और गोवा के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का जन्म 27 नवंबर 1942 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में 46 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें जो ही मेहंदी के रंग, नई देवयानी,
घाड़वा शामिल हैं। 18 नवंबर 2020 को 78 वर्ष की आयु में इसका निधन हो गया। अब है बिहार और पद्म पुरस्कार 2020। तो बिहार के 8 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इनमें से एक पद्म विभूषण और 7 को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। पद्म विभूषण 2020 का देखते हैं नाम, क्षेत्र और संबंधित स्थान। जॉन फर्नांडिस ये लोक सेवा से संबंधित हैं और ये मंगलौर से उनको मद्रास प्रांत में दिया गया। फिर पद्मश्री 2020 में शांति जैन को कला के क्षेत्र में, ये पटना बिहार से है, इन्हें दिया गया। श्याम सुंदर शर्मा को ये कला के क्षेत्र में मथुरा जिला उत्तर प्रदेश से हैं। डॉक्टर शांति राय चिकित्सा क्षेत्र में गोपालगंज बिहार की हैं। विमल कुमार जैन समाज सेवा मुंगेर बिहार से हैं। रामजी सिंह समाज सेवा भागलपुर बिहार से हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह समाज सेवा बसंतपुर भोजपुर जिला से हैं। सुजाय के गुहा ये समाज सेवा पटना बिहार से हैं। अब है खेल एवं बिहार। तो सबसे पहले खेल एवं बिहार में टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के 2 एथलीट के बारे में बात करते हैं। तो बिहार के 2 पैरा एथलीट ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया, जिसमें मोतीपुर के मुजफ्फरपुर के शरद कुमार, वैशाली के प्रमोद भगत शामिल हैं। शरद कुमार ऊंची कूद में, शरद कुमार ने 31 अगस्त 2021 को पुरुषों की 1.83 मीटर की ऊंची कूद में T42 प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और प्रमोद भगत बैडमिंटन, ये जो है मौजूदा विश्व चैंपियन शटलर प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुष एकल SL3 वर्ग में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। भगत ने शिखर मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर सीधे गेम जीत हासिल की। उसके बाद हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम के हिस्सा थे, 31 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया। और विवेक सागर बिहार के सिवान जिले के निवासी हैं, जो मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट है क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना। ये 18 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर बिहार के खिलाड़ियों को बेहतरी कार्य के लिए सुरेंद्र खन्ना को सम्मानित किया। और सुरेंद्र खन्ना भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। सुरेंद्र खन्ना को प्रथम एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 1984 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था। नेक्स्ट है क्रिकेट ईशान प्रधाव कुमार पांडे किशन बिहार के एक भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। इन्होंने मार्च 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। और IPL 2020 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए किसान ने शानदार प्रदर्शन किया था। अब है पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी। बिहार की राष्ट्रीय महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को पांचवीं बार खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ममता देवी रोहतास जिले के सोनहर गांव की रहने वाली है। इससे पूर्व ममता को 2010, 2013, 2018, 2020 में भी राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। खेल से संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य। हाल ही में ग्रेपलिंग यानी नन ओलंपिक कुश्ती के लिए बिहार के 3 रेफरी सुबोध कुमार यादव, रिजवान उल हक, सुदामा कुमार का चयन किया गया है। हाल ही में बिहार के मधेपुरा जिले में मार्शल आर्ट खिलाड़ी राजमंगल निषाद को भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने रग्बी खेल को गोद लिया है। हाल ही में बिहार के अंजना कुमारी ने विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 200 रैंकिंग तक पहुंचने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बनी, अंजना कुमारी। उसके बाद 27 जुलाई 2021 को बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है। हाल ही में बिहार के अनुज राज का चयन इंडियन प्रीमियर लीग मुंबई इंडियंस टीम के नेट गेंदबाज के रूप में किया गया है। बिहार के छपरा के निवासी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियन रग्बी अंडर 18 सेवेंस चैंपियनशिप में बिहार की आरती कुमारी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है। देहरादून में आयोजित 41वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार के बेगूसराय की रहने वाली प्रियांश ने दूसरा स्थान हासिल किया है। हाल ही में बिहार प्रीमियर लीग का खिताब दरभंगा डायमंड्स ने पटना पायलट्स को 3 विकेट से हराकर जीता है। बिहार के श्री सिंह ने ISSF विश्व कप 2021 देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है पटना का मोनवल हक स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर बनाया जाएगा। नेक्स्ट राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। खेल योजना के तहत बिहार की कुल 10 परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है।
खेल के प्रति समर्पित बिहार के बीरपुर के संजीव कुमार झा को बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। बजट 2021-22 में बिहार के कुल 22 जिलों में 145.42 करोड़ रुपए बेसाला सह खेल भवन बनाने का प्रावधान किया गया है। नेशनल महिला हैंडबॉल टीम के लिए चुनी जाने वाली बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी नवादा जिले की खुशबू कुमारी बन गई है। बिहार की महिला फुटबॉल खिलाड़ी संजू को वर्ष 2019-20 में AIFA के लिए फुटबॉल ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है बिहार ओलंपिक संघ 2020 से 24 के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहार पुरस्कार एवं सम्मान। तो बिहार के डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित यदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किसको? रुक्मणी बनर्जी को। सुपर 30 के संस्थापक गणितज्ञ आनंद कुमार को डॉक्टर साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार की शिक्षिका डॉक्टर नम्रता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है शिक्षा जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए भागलपुर के सत्यम मिश्रा को चयनित किया गया है। पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदर्शित झांकियों में जल जीवन हरियाली मिशन को प्रथम पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी को चीन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस से सम्मानित किया गया। बिहार के मिर्जा रिजवान अमेरिका का जॉर्ज वंशिंगटन सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय बने। नेक्स्ट है बिहार की वंदना कुमारी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है बिहार के निखिल अग्रवाल को अमेरिका में MD रेसिडेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। खुर्शीद आलम को सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। जितेंद्र नारायण झा को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। रविंद्र कुमार को 2021 का अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन के लिए प्रदान किया गया। रविंद्र कुमार को बिहार के बाघ संरक्षक मोहम्मद आरिफ को टाइगर गार्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार के राजीव रंजन प्रसाद को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरिदास शर्मा ये कैमूर के हैं और चंदना दंत मधुबनी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। हाल ही में बिहार सरकार के राजभाषा विभाग ने नोएडा में कार्यरत अनंत विजय को डॉक्टर फादर कामिल बुल्क पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में बिहार के 2 कैडेट ममता कुमारी और विशाल राज को वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए चुना गया। नेक्स्ट है 2021 का पहला सत्तात्री सम्मान के लिए प्रेम कुमार मणि को चुना गया। बिहार के दिलीप कुमार को उनके काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है अशोक कुमार प्रजापति का चयन प्रेमचंद पुरस्कार के लिए किया गया है। औरंगाबाद के कटुम्बा प्रखंड की दूसरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के रोहतास जिला कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार के मधुपुर जिले के कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत सौर चक्र सम्मान देने की घोषणा की गई। डॉक्टर अनामिका को जो मुजफ्फरपुर की हैं, उनकी रचना टोकरी में दिगत थेरी गाथा के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। मधुबनी के कमल कांझा को उनकी रचना गांच रूझल आछी के लिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। बिहार के गया के हुसैन उल हक को उनकी रचना अमावस में ख्वाब के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। बिहार के अभिनेता मनोज बाजपेयी को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भोसले के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। हाल ही में बिहार की महिला शिक्षिका डॉक्टर नम्रता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा के साहित्यकार सिया राम झा सरल को जो मधुबनी के हैं और सोनहुला इजोतवला खिड़की के लिए दिया गया है। बिहार के सोनू कुमार झा को उनकी मैथिली गाथा संग्रह गस्सा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। हाल ही में आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड मिला है। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया।
पटना के साहित्यकार किरण सिंह को लखनऊ में सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य से सम्मानित किया गया। बिहार के कृतिका आनंद ने स्किन ब्यूटी में मिस इंडिया का खिताब जीता। बिहार के सतीश कुमार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार के रंजू कुमारी 2020 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। उसके बाद बिहार के शिव गोपाल मिश्र को समाज सेवा के लिए भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया। नेक्स्ट है, गलवान में चीनी सेना के खिलाफ नेतृत्व करने वाले बिहार के बी संतोष बाबू कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बिहार के प्रति प्रीति प्रियदर्शनी को बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन द्वारा विलियम एच फोगो ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रदान किया गया। डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज को पाटलिपुत्र गौरव सम्मान दिया गया। बिहार के मधुबनी के निवासी वीरेंद्र नारायण झा को जयपुर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार का पुरस्कार मिला है। और दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 बिहार ने महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 जीता है। अब है चर्चित व्यक्ति। बिहार के कटिहार कदवा प्रखंड के शुभम कुमार देश के प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया। हाल ही में मुंगेर से सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया। हाल ही में आयोजित मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार किशनगंज की बबीता मिश्रा विजेता घोषित की गई। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में बिहार निवासी शरद सागर को छात्र संघ का अगला अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बिहार से भारतीय सेना की पहली महिला पायलट बन गई है। हाल ही में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा सेवानिवृत्त लांस नायक चंद्रकेत प्रसाद को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। बिहार के बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राज्य सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े द्वारा पटना हाई कोर्ट के नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन किया गया। हाल ही में बिहार भाजपा के महासचिव पद पर भिखू भाई दलसानिया का चयन किया गया है। मास्क मैन के नाम से प्रसिद्ध बिहार के कटिहार जिले के तत्समयक मनु का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। विनोद कुमार सिन्हा को बिहार मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना के CEO राजीव रंजन को भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सूची में स्थान दिया गया है। हाल ही में ध्रुवपद फाउंडेशन डुमराव द्वारा बिहार की महिला सरोद वादक रीता दास को पंडित धनरांग प्रकाश सम्मान से सम्मानित किया गया। बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली IPS अधिकारी नीना सिंह DG रैंक संभालने वाली राजस्थान की पहली महिला अधिकारी बन गई है। हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर बलामुरुगन डी की नियुक्ति की गई है। बिहार के मोकामा की 21 वर्षीय अनामिका शर्मा भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने वाली का गौरव हासिल किया है। नालंदा जिले के अर्पना ने उत्तराखंड के केदारनाथ खंड पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये बिहार की थी। ऊर्जा तथा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार राज्य योजना परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए। बिहार के 23 वर्षीय रजित राज, जिनकी नियुक्ति कैमूर SP के गोपनीय शाखा में की गई, देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल सिपाही बन गए हैं। हाल ही में उदयकांत मिश्रा को बिहार राज्य का आपदा प्रबंधन नया उपाध्यक्ष बनाया गया। राज्य सरकार ने 1987 के बैच में IAS अधिकारी RK महाजन को बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। बिहार के दरभंगा जिले की भावना कंठ गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली पहली भारतीय फाइटर पायलट बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में वरिष्ठ अधिकारी त्रिपुरारी शरण को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। नवीन वर्मा को बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मालिनी अवस्थी को 2020 का कला के क्षेत्र में रंग शांति सम्मान से सम्मानित किया गया। पूर्णिया के DM राहुल कुमार द्वारा किताब दान अभियान चलाया गया। बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग ने साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिहार के पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से सांसद संजय जायसवाल को फेम इंडिया मैगजीन द्वारा सर्वश्रेष्ठ योग सांसद चुना गया।
बिहार राज्य की राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अभिनेता संजय मिश्रा को पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बिहार के पटना के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए। लिपि सिंह एसपी बिहार के नाम फेम इंडिया का सर्वश्रेष्ठ एसपी सूची में शामिल किया गया है। तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में राजीव रतन सिंह को नियुक्त किया गया है। दीपक कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। राम अवतार शर्मा को बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया है। मुजफ्फरपुर की बेटी अंजलि सुखई विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर बन गई। बिहार के छात्र अनुभव राज को एक दिन के लिए राज्य का निःशक्ता आयुक्त बनाया गया। सत्येंद्र प्रकाश को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लोक संपर्क संचार ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक बनाया गया। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अंजना मिश्रा को बिहार सरकार द्वारा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दिल्ली के ज्ञान भवन में गरिमा मल्लिक, डॉक्टर विभा कुमारी सिंह को कोविड वीमेन वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया गया। विभा कुमारी को। उसके बाद है बिहार की मीनू सोरेन 2022। ये अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड चैंपियंस में भारत का नेतृत्व करेगी 2022 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा बिहार का चर्चित स्थान। तो ये लास्ट है, उसके बाद एक वीडियो और आप लोगों को और आएगा जो हमारा ऑब्जेक्टिव का होगा। तो सबसे पहले पूर्णिया। सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है पूर्णिया। और नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार के शेखपुरा जिला गुड रैंकिंग के साथ देश का 7वां स्थान पर है। पटना के गर्दनी बाग क्षेत्र में बापू टावर विकसित किया जा रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। बिहार के बेगूसराय जिले में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है। फिश फीड मिल पटना जिले के फतुहा के जमाल बिघा में लगाई गई है, जहां प्रतिदिन 20 टन मछली दाना के उत्पादन हो रहा है। बिहार के मोकामा में बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार देश में चावल का पहला साइलो गोदाम बक्सर, कैमूर जिलों में बनाया जाएगा। बांका जिले के कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू की गई। हाल ही में पूर्वी बिहार के बांका के पर्यटन स्थल मंदार पर्वत में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया और पहला रोपवे राजगीर में और दूसरा कहाँ किया गया है, तो दूसरा का किया गया है बांका में। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बन गया। सुपौल जिले में बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया, जिसका नमामि गंगे परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार ने राजधानी पटना को गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियांडा का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित किया जा रहा है। 18 वर्ष की अधिक आयु से 100% लोगों को कोविड-19 टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड बनकटवा पूर्वी चंपारण बन गया है। बनकटवा पूर्वी चंपारण में है, वो बन गया है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गया जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है बिहार के एथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट गोपालगंज जिले में सिद्धवलिया में, जबकि सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में स्थापित की जाएगी। विदेशी घुसपैठ के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर हाजीपुर में खोला गया। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बिहार है। महिला कमांडो की टीम तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार के पटना में पोस्टल कोविड-19 सेंटर का शुभारंभ किया गया। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है। बिहार के मधुबनी में खुदाई के दौरान पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार देश भर में तीसरा स्थान मिला है। 26 मई 2021 को बोधगया में भगवान बुद्ध की 226वीं जयंती मनाई गई। पटना जिले में स्थित कुकड़ी गांव को रूरल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया। बिहार के पटना जिले में स्थित कुकड़ी गांव को बिहार सरकार ने लखीसराय और भागलपुर में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की है। बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन मुजफ्फरपुर के कुडहनी प्रखंड के
फकुली में किया गया। फकुली राज्य का मोतिहारी नगर निगम 18+ वर्ष के लोगों को 100% टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम बन गया। बिहार के पटना नगर निगम को ODF+ का दर्जा दिया गया है। भूखंडों का यूनिक नंबर देने वाला 7वां राज्य बिहार है। देश में ई-भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर निर्माण अररिया जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में किया जा रहा है। बिहार सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के तहत मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी में लीची प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की घोषणा की है। अरवल जिले के कुरुथा पुलिस स्टेशन को 2020 के लिए बिहार का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। देश का पहला गंगाई डॉल्फिन रिसर्च पटना केंद्र बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने उत्तर भारत में पहली बायोडीजल रिफाइनरी को बिहार की राजधानी पटना में लगाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला है हमारा, बिहार सरकार ने बाहर से आए हुए हुनरमंद लोगों को बिहार में रोजगार देने के उद्देश्य से पूरे बिहार में पश्चिमी चंपारण के चनपटिया मॉडल लागू करने की घोषणा की है। देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के पर्यटन स्थल राजगीर के नेचर सफारी में बनाया गया है। सुपौल जिले में कोसी नदी पर 130 मेगावाट का डागमारापन बिजली परियोजना के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले से की गई। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति बोधगया में स्थापित की जाएगी। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बिजली खरीद हेतु छत्तीसगढ़ सरकार से समझौता किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी रैंकिंग जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पूरे प्रदेश में बक्सर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 2021 में मंदार महोत्सव का आयोजन बांका जिला में किया गया। मंदार महोत्सव कहाँ? बांका जिला में। बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन 15 जनवरी 2021 को जमुई जिला के नागीनट्टी पक्षी संचेतना केंद्र में किया गया। तो ये हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर था जो समाप्त होता है। इसके बाद हमारा बिहार में वास्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी बने हैं उसे हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं 800+ इसमें ऑब्जेक्टिव है जिसको हम एक और पार्ट में लेके आएंगे आप लोगों को, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।